हाँ जी, 11th क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन जी। बेटा वर्क पावर एनर्जी हमने स्टार्ट कर दिया, एक लेक्चर हो गया, न्यूमेरिकल्स भी हो गए। होपफुली इजी लग रहा होगा। इजी है चैप्टर, वर्क पावर एनर्जी बेटा सबसे इजी चैप्टर माना जाता है। आज इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। वर्क पावर एंड एनर्जी बेटा 3 टर्म है। वर्क के बारे में कुछ हमने पढ़ लिया, ओके। आज हम पावर लास्ट में आएगा, वर्क पावर लास्ट में आएगा। अभी फिलहाल वी आर गोइंग टू डू समथिंग अबाउट एनर्जी बेटा। तो वर्क क्या होता है क्या नहीं होता है, न्यूमेरिकल्स भी किए, आ गया होगा। तो लेट्स स्टार्ट समथिंग अबाउट एनर्जी बेटा। तो अगले टॉपिक क्या आ गया जी आपका, एनर्जी। अब एनर्जी कोई पहली बार तो आप लोग यार पढ़ नहीं रहे हो, कैपेसिटी टू डू वर्क। अब वो छोटी मोटी बातें तो हम बेटा डिस्कस यहां पर करते नहीं है। आपने पढ़ा होगा 9th में, वहां से काम चल जाएगा। एनर्जी की डेफिनेशन, जैसे अब हमने फोर्स स्टार्ट किया तो फोर्स की डेफिनेशन तो वही उठाई हमने, पुश और पुल। वर्क स्टार्ट किया तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस डिस्प्लेसमेंट। ऐसे बेटा एनर्जी जो है, एनर्जी क्या हुई कि कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इसकी बात पर आते हैं, लेकिन एक पॉइंट यार हम आपको क्लियर करना चाहते हैं कि वर्क और एनर्जी, वो समझ लो बात तो एक ही है। बस ये लगा लो कि वर्क जो है ना, वर्क जब एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही होती है तो बीच का जो लिंक है ना, लिंक वन फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी के बीच का बच्चे जो लिंक प्रोवाइड करता है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय वर्क। ओके, तो हमने बोला एनर्जी क्या है, इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क तो उसमें आ ही गया, देखो इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। अब बीच में वर्क वर्ड तो फिर से आ ही गया। मैं कह रहा हूं यार वर्क एनर्जी एक ही बात है, बस एनर्जी जो है वो स्टोर करके रखी जा सकती है। एनर्जी में भी स्टोर्ड, इसमें इतनी एनर्जी है कहा जा सकता है। लेकिन जब एनर्जी खर्च हो रही होगी ना, खर्च, वो खर्च करते वक्त बीच में क्या आएगा, वर्क आएगा। वर्क होता है, वो स्टोर नहीं होता। एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में आ सकती है। मैं कह रहा था व्हेन एनर्जी इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बीच में क्या होगा, वर्क होगा। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी जब बेटा कन्वर्ट होती है तो बीच का जो लिंक है ना दोनों एनर्जीज के बीच में, वो कौन प्रोवाइड करता है, वर्क प्रोवाइड करता है। मान लो हमारे पास कुछ मैकेनिकल एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी। मान लो हमारे पास यार जनरेटर है, कोई जनरेटर, एसी जनरेटर है। अब एसी जनरेटर में ये जनरेटर है, इसने क्या जनरेट करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करनी है। तो यार हमें कुछ मैकेनिकल एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी। मैकेनिकल एनर्जी कंज्यूम होगी। जैसे मान लो एसी जनरेटर होते हैं, एसी जनरेटर्स में उनके जो टर्बाइन्स होती है ना, उनके फैंस होते हैं। फैन को रोटेट करोगे, रोटेट किसने करना है, मैकेनिकल एनर्जी ने करना है। मैकेनिकल एनर्जी चाहे विंड से आए, चाहे वाटर स्टोर कर कर उसको, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड की जाए। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यू हैव टू डू मैकेनिकल वर्क या मैकेनिकल एनर्जी कंज्यूम करवानी पड़ेगी। अब वो मैकेनिकल एनर्जी ही आगे चलकर किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। अब इस दौरान बीच में क्या होता है, ये जो जनरेटर है ये वर्क करता है। जब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है तो बीच में क्या होगा, बीच में होगा वर्क। तो वर्क एक फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में जब एनर्जी कन्वर्ट हो रही होती है ना भाई, उनके बीच का क्या है, लिंक है,
उल्टा कर लो, अगर ये जनरेटर नहीं मोटर हो यार, जैसे पंखे होते हैं, कूलर होते हैं, इन सब में मोटर लगती है। अब मोटर घूमती है, घूमने का मतलब मोटर मैकेनिकल वर्क कर रही है, यानी कि वो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन उसको चलाने के लिए क्या देनी पड़ती है? इलेक्ट्रिसिटी। अब वो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है, मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट करती है। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी तो भी बीच में क्या आएगा? वर्क आएगा। जब मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होगी तो भी बीच में क्या आएगा? वर्क होएगा। यार दुनिया में जितने भी टाइप की एनर्जीज हैं वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती हैं। एक कंज्यूम होती है, दूसरी प्रोड्यूस होती है, एक प्रोड्यूस होती है तो दूसरी कंज्यूम होती है। बीच का जो लिंक है ना, दैट इज वर्क। तो तभी इकट्ठी है भैया काम। तो हम तो बात एनर्जी की कर रहे थे, काम की बात पे आते हैं, एनर्जी पे ही हैं हम। लेकिन फिर भी ये भी जरूरी है कि एनर्जी का कंसेप्ट क्या है यार। एनर्जी का कंसेप्ट और वर्क का कंसेप्ट क्या है कि दोनों इंटर रिलेटेड ही हैं। फिर से आते हैं एनर्जी पे। व्हाट इज एनर्जी? इट इज कैपेसिटी टू डू वर्क। अब बेटा टाइप्स ऑफ एनर्जी की बात करो, बहुत टाइप की होती हैं। टाइप्स ऑफ एनर्जीज की बात करते हैं अगर हम, तो बहुत टाइप्स की होती हैं। उनको अब अपने आप करते रहना। मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी, हीट एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, एटॉमिक एनर्जी, बहुत तरह की लिस्ट आउट करते रहना। ओके, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। तो एनर्जी के टाइप्स अपने आप पढ़ते रहना। हम उन टाइप्स में से एक पे कंसंट्रेट कर जाएंगे, विच इज मैकेनिकल एनर्जी। ओके, मोशन से रिलेटेड जो एनर्जी है हम उस पर कंसंट्रेट कर जाएंगे बेटा। तो एनर्जी के टाइप्स वाइज मैंने बोला जल्दी से अपने आप करते करते रहना। बात खिंच रही है, काम की बात पे आते हैं सीधा। तो हम बात करते हैं किसकी? मैकेनिकल एनर्जी की। तो हमने जो पढ़ना है बेसिकली एज पर सिलेबस, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी। ओके जी, मैकेनिकल एनर्जी। अब यार मैकेनिकल एनर्जी की डेफिनेशन भी अपने आप ही पढ़ते रहना कि जी मोशन से रिलेटेड, जहां पे मशीन्स की बात हो रही है, मोशन की बात हो रही है, उससे रिलेटेड जो एनर्जी डेवलप होती है ना, दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। डेफिनेशन अपने आप देख लेना, नोट्स वोट्स हैं। अब मैं कंसंट्रेट कर रहा हूं भैया मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स पर। मैकेनिकल एनर्जी की टाइप्स में दो टाइप रखेंगे हम। एक जिसको हम कहेंगे मैकेनिकल एनर्जी में बेटा काइनेटिक एनर्जी। कौन सी भाई? काइनेटिक एनर्जी। ओके, सीधा काम की बात पे आते हैं। बहुत इजी चैप्टर है यार, क्या बताएं। ज्यादातर चीजें तो वही पुरानी चलती हैं आपकी 9th क्लास वाली। तो एक मैकेनिकल एनर्जी में एक काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी होगी जिसको हम कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, एक काइनेटिक और एक क्या होगी आपकी? पोटेंशियल एनर्जी जी, पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो एक मैकेनिकल एनर्जी है बेटा, एक कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी है। ओके जी, अब काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी पता ही है। तो अब इनकी डेफिनेशन क्या देती है? एनर्जी ड्यू टू मोशन एंड एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या है जी? इट इज एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। हम 9th क्लास में बताते हैं यार ये कि काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। जितनी भी चीजें चल रही हैं उन सबके पास काइनेटिक एनर्जी है। ओके, ऐसी पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम कहते हैं इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन, ड्यू टू इट्स पोजीशन। कई बार यार पोजीशन के हिसाब से भी कहां पे पड़ा है ऑब्जेक्ट, उसके पास एनर्जी होती है। ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है उसके हिसाब से उसके पास क्या होगी? एनर्जी होगी। जैसे आपको पता है ग्राउंड पे कोई चीज पड़ी है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 है। उसको किसी हाइट पे ले जाओगे
तो उसमें कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन। अब पोजीशन मैंने बताया, शेप के साथ कैसे पोटेंशियल एनर्जी आ सकती है। शेप भाई, मान लो कोई इलास्टिक ऑब्जेक्ट, स्प्रिंग है यार, स्प्रिंग अगर अपनी नॉर्मल पोजीशन में पड़ा हुआ है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, नॉर्मल स्थिति में है जैसे उसको होना चाहिए। अगर उसको खींच दोगे, स्ट्रेच कर दोगे, तो उसके अंदर एनर्जी आ जाएगी। छोड़ा तो वापस वो अपनी एनर्जी क्या करेगा, लूज करेगा। तो बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, शेप, स्प्रिंग को खींचा, शेप चेंज होगी, उसमें एनर्जी आ गई। वो जो तीर कमान नहीं होता, तीर कमान में वो तीर लगा के जब उसको खींचते हैं तो स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच आने से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। ओके, अच्छा, वो पोटेंशियल एनर्जी कहां से आ रही है, आप वर्क कर रहे हो, स्प्रिंग को खींचने में आपकी बॉडी द्वारा क्या किया गया, वर्क किया गया, वर्क, और वो वर्क किस में कन्वर्ट हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी में। तीर को खींचने में, जब तीर कमान में लगा के तीर को जब हम खींच रहे हैं तो जो आपका कमान है यानी बो जो स्ट्रेच हो रहा है, तो उसको स्ट्रेच करने में भी आपको क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है। अब क्योंकि आप वर्क कर रहे हो तो वर्क कहां जा रहा है, वो उसकी एनर्जी के रूप में स्टोर हो रहा है। तो यार पोजीशन के कारण भी हो सकती है, शेप के कारण भी हो सकती है। एक है कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन मतलब कोई चीज कैसे पड़ी हुई है। कोई मान लो पार्टिकल्स हैं, 4 पार्टिकल्स हैं, अब वो 4 पार्टिकल्स कैसे बेटा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, हाउ दे आर डिस्ट्रीब्यूटेड, पास पास पड़े हैं, दूर दूर पड़े हैं, उससे भी उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आ जाता है। जैसे 2 चार्ज पार्टिकल्स हैं, 2 कौन से पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स हैं, अगर वो बहुत नजदीक पड़े हैं तो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, अगर वो दूर हो गए तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो कुछ पार्टिकल्स कैसे पड़े हैं उस पर भी पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करता है, यानी उसकी कॉन्फ़िगरेशन, क्या कॉन्फ़िगरेशन है, दूर दूर पड़े हैं, पास पास पड़े हैं, उल्टे पड़े, सीधे पड़े हैं, कैसे पड़े हैं। शेप पे डिपेंड करती है, वो इलास्टिसिटी वाला कंसेप्ट बताया। पोजीशन पे ग्रेविटेशन वाला कंसेप्ट बताया कि भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे पड़ा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कम है, ऊपर चले गया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तो यार पोटेंशियल एनर्जी मे बी डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ सिस्टम or by an object by virtue of its position, shape और कॉन्फ़िगरेशन। तो 2 चीजों पे कंसंट्रेट करना है हमने भाई, एक काइनेटिक एनर्जी पे, एक इस पे पोटेंशियल एनर्जी पर। काइनेटिक एनर्जी पता ही है तुम्हें, अब इसका फार्मूला को ड्राइव नहीं करके बताएंगे। एनर्जी पोजेस्ड बाय मोशन है, एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी है, ऑब्जेक्ट के मास के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्पीड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ओके, 9th क्लास में इसकी डेरिवेशन टाइप करते हैं, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, सीधा लिख रहा हूँ, पता है सबको, हाफ mv², थोड़ा इसको आगे बढ़ा देंगे बस। तो काइनेटिक एनर्जी तो हाफ mv² चलेगी, उसमें कोई खास बात नहीं है। अब पोटेंशियल एनर्जी, ये पुरानी बात है, पोटेंशियल एनर्जी में बेटा कुछ बातें नहीं आएंगी, थोड़ी इंट्रोडक्शन देके हम काइनेटिक पे कंसंट्रेट कर जाएंगे। जब काइनेटिक वाला काम वाम खत्म हो जाएगा विद न्यूमेरिकल, फिर आएंगे पोटेंशियल पे। फिलहाल मैकेनिकल एनर्जी 2 टाइप की, काइनेटिक और पोटेंशियल। पोटेंशियल किसके कारण, ड्यू टू पोजीशन, शेप और कॉन्फ़िगरेशन। अब काइनेटिक एनर्जी के तो टाइप्स निकालोगे, कोई टाइप वाइप नहीं बने। काइनेटिक एनर्जी तो एक ही टाइप की होती है भैया, मोशन के कारण हाफ mv², बात खत्म। पोटेंशियल एनर्जी में कई टाइप्स की पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, जिसमें से अगर मेन टाइप देखें तो एक है बेटा जिसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक जिसको हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास में, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक होती है बेटा जिसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, या होती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और भी होती हैं, लेकिन हमने जो 11th में आपको डिस्कशन में लेना है वो ये लेंगे,
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये थोड़ा डिटेल में आ जाएगा। ग्रेविटेशनल एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी डिटेल में आ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भैया नहीं पढ़ाएंगे, 11वीं क्लास में 12वीं में पढ़ाएंगे, आएगा। अगर कोई क्वेश्चन आ जाएगा बीच में उसको निपटा देंगे, लेकिन टॉपिक वाइज ये 12th क्लास में जाएगा। फिलहाल समझ लो ये दो हमारे होंगे। अभी आपका प्लान क्या है? मैकेनिकल एनर्जी मैंने स्टार्ट किया, दो टाइप की होती है, किनेटिक होती है, पोटेंशियल होती है। पोटेंशियल में थोड़ी बहुत ही बात की, अब हम किनेटिक पे कंसंट्रेट कर जाएंगे। पोटेंशियल को जब किनेटिक वाला काम अपना खत्म हो जाएगा तब देखेंगे। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया? हाफ mv² हो गया जी। किनेटिक एनर्जी पे कंसंट्रेट करो, आगे बढ़ रहे हैं। तो किनेटिक एनर्जी का फार्मूला बेटा हाफ mv² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v²। अब पॉइंट ये है, ये पता है तुम्हें, सीधा इस पे न्यूमेरिकल कराने जा रहा हूं मैं अभी, लेकिन इससे पहले एक छोटी सी हेडिंग डाल लो, रिलेशन, छोटी सी है भाई, रिलेशन बिटवीन किनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ठीक है जी। अब पॉइंट ये है यार, ऑब्जेक्ट के पास स्पीड होगी तो किनेटिक एनर्जी होगी। देखो ऑब्जेक्ट है, उसका मास तो होगा ही होगा, ऐसा तो कोई ऑब्जेक्ट हो नहीं सकता मासलेस हो। मान लेते हैं मासलेस स्ट्रिंग, मासलेस ये, मासलेस वो, लेकिन मास तो सबका होता ही है। तो एक ऑब्जेक्ट है, अच्छा खासा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मूव कर रहा होगा तो मास तो उसका पास होगा ही होगा। तो अगर उसके पास स्पीड है, मास तो उसको भगवान ने दिया ही दिया ना, तो मास भी है, स्पीड भी है, तो उसके पास एनर्जी तो होगी ही होगी हाफ mv², साथ के साथ उसके पास मोमेंटम भी होगा, मास इनटू वेलोसिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ना बेटा विद सम स्पीड, तो समझ लो उसके पास, इफ इट इज मूविंग विद सम स्पीड, तो उसके पास मोमेंटम तो है ही है ना, एनर्जी तो है ही है ना। तो मोमेंटम एनर्जी में भी ये लगा लो काफी समानता है। मोमेंटम होगा तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी तो उसके पास मोमेंटम भी होगा ही होगा। इंटररिलेटेड भी हैं, इंटररिलेटेड भी हैं, तो इनके बीच में इंटररिलेशन याद रखनी है आपने। कि आपको पता है एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया? हाफ mv² हो गया। और मोमेंटम इक्वल टू क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मैं इसकी थोड़ी सी कन्वर्जन दे दूं, E इक्वल टू हाफ आ गया, m आ गया, v आ गया, स्क्वायर आ गया। यार ऊपर m से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी m से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड किया, ऊपर जो किया था वो m² बन गया, नीचे किया था जो m बन गया। ऐसा क्यों किया तुम्हें दिख ही रहा होगा, ताकि ये m इंटू वी का होल स्क्वायर बन जाए, नीचे m आ जाए। m इंटू वी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी होता है लीनियर मोमेंटम। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका कि E इज इक्वल टू m इंटू वी की जगह क्या लिख दिया? p लिख दिया, p² हो गया, नीचे क्या आ गया? 2m आ गया। दैट मीन्स ये बड़ी कॉमन सी रिलेशन आ गई किसके बीच में? एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच में, कि E इज इक्वल टू p² डिवाइडेड बाय 2m। तो हमने बोला था काइनेटिक एनर्जी पे ही कंसंट्रेट करेंगे, पहले उसको खत्म करेंगे, फिर उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी वाला हमने सारा का सारा मिटा दिया भैया। ओके, फ्लो चार्ट खैर वो तो तुमने बना ही लिया होगा। तो फ्लो चार्ट में एक ही जगह पे सारी चीजें आ जाती होती हैं, इसलिए मैं बना देता होता हूं। फिलहाल हम किस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं कि एक फार्मूला दिया आपको अभी अभी कि एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? p² बाय 2m। याद रखना भाई, एनर्जी इज इक्वल टू p² बाय 2m। या यहां से इसको अगर मैं p कैलकुलेट करूं तो देख लो ये बन रहा है √2me बन रहा है। ठीक है जी। तो एनर्जी इक्वल टू p² बाय 2m या p इज इक्वल टू √2me। अब ये फार्मूला भी आपने क्या रखना है? याद रखना है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे, अभी करा रहा हूं साथ के साथ। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल बनता है, आ रहा है अभी। एक तो यही बन जाता है कि मोमेंटम डबल करने से एनर्जी को क्या फर्क पड़ेगा? एक ऑब्जेक्ट था, ऐसे ऐसे था, वो जा रहा था, हमने उसका मोमेंटम डबल कर दिया, काइनेटिक एनर्जी को क्या फर्क पड़ा? भैया आपने उसका मोमेंटम डबल कर दिया तो p के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, मोमेंटम अगर आप डबल कर देंगे, डबल, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, एनर्जी 4 गुना हो जाएगी, 4 गुना।
ठीक है, एनर्जी विल इंक्रीज 4 टाइम्स इफ मोमेंटम इज डबल्ड। मास को थोड़ी फर्क पड़ा, ऑब्जेक्ट तो वही है ना, तो डबल करने से 2 का स्क्वायर हो जाएगा, एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी। अगर वो कहता है एनर्जी को डबल कर दिया, एनर्जी इज डबल्ड, तो मोमेंटम को क्या फर्क पड़ेगा? अब बेटा एनर्जी रूट में है, अगर इसको आपने एनर्जी को डबल कर दिया, डबल, यहां पे क्या लगा दिया? 2 लगा दिया, तो 2e हो गया ना। तो यहां पे वो जो 2 आया वो रूट के अंदर फंसा रहेगा, तो आप कहोगे मोमेंटम इज इंक्रीज रूट 2 टाइम। इंक्रीज तो होगा, एनर्जी डबल कर देने से मोमेंटम जो है रूट 2 टाइम्स इंक्रीज होगा। मोमेंटम डबल कर देने से एनर्जी जो है 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। अब फार्मूला है, फार्मूले के हिसाब से चलेगा सब कुछ। ओके जी, अब इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन सुनो यार। मान लो इस टाइप के 3-4 क्वेश्चन कराता हूं, अभी एक टाइप कराने जा रहा हूं बेटा क्वेश्चंस की, तो उसके 3-4 तरह के क्वेश्चंस करा देता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो जी। कि वो कह रहा है कि इफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मान लो क्या कहता है कि मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, कि ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है 20% इंक्रीज कर दिया। इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी? क्वेश्चन क्या पूछा? मोमेंटम 20% बढ़ा दिया गया, तो व्हाट इज चेंज इन इट्स एनर्जी, और कौन सा वाला पूछा है? परसेंटेज चेंज ही पूछा है उसने। अब देखो जी, अगर उसने बोला मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो पुराना मोमेंटम जो है, पुराना मोमेंटम वो रूट 2m, एनर्जी चाहिए ना, एनर्जी का फार्मूला लिखो, एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पुराना मोमेंटम p है, पुरानी एनर्जी E है, जो नया मोमेंटम है p डैश, वो क्या कह रहा है? 20% इंक्रीज, यानी p प्लस 20% ऑफ p तो है ही, 20% बढ़ा दिया, मतलब जो न्यू मोमेंटम है वो क्या बन गया? p प्लस, अब यार 20% ऑफ p को क्या करोगे? 20/100 इंटू p, ऐसे करते होते हैं, p डैश इक्वल टू p प्लस, ये कितना बन गया? ये कट गया कट गया कट गया, 0.2p हो गया, यानी p डैश कितना हो गया? इट कम्स आउट टू बी 1.2p। याद रखना p डैश कितना आ गया? 1.2p आ गया भाई। तो p डैश की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 1.2p आ गई। इसको याद रखना। अब देखो यहां पर ये न्यूमेरिकल में स्पेशली इसलिए करा रहा हूं ताकि इन पॉइंट्स को आप समझो। अगर उसने बोला होता कि मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 30%, तो यार p डैश पता कितना आ जाता? ये 1.3p आ जाता। करके देख लो। अगर उसने बोला होता मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 50%, तो ये आ जाता 1.5p। अगली बार से यार ये स्टेप थोड़ी अब करोगे, डायरेक्ट लिखोगे ना, 20% बढ़ गया मतलब 1.2p, 30% बढ़ गया मतलब 1.3p, 50% बढ़ गया मतलब 1.5p हो गया मोमेंटम आपका। बात को समझो। अगर उसने बोला मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 90%, तो ये बन जाएगा 1.9p। बात को समझो। 0.9 ऐड, 90% का मतलब 0.9 ऐड होगा, 50% का मतलब 0.5 ऐड होगा। अच्छा, यहीं पर अगर उसने बोला होता मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 100%, तो भैया 100% इंक्रीज होने का मतलब p तो है ही, p तो है ही, साथ में क्या होगा? 100% ऑफ p। अब 100% ऑफ p में यहां पे लिखोगे 100, नीचे 100 भी आएगा, 100 कट जाएगा, यहां p आ जाएगा। यानी अगर उसने बोला यार मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 100%, तो p तो है ही, 100% का मतलब
P और जुड़ गया, नया मोमेंटम कितना हो गया, 2p हो गया। बात को समझो, ये क्वेश्चन नहीं, एक तरह का कंसेप्ट करा रहा हूं ताकि इस टाइप के क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सको। 20% राइज मतलब 1.2p हो गया। कोई भी चीज पी किया, कुछ भी, एनर्जी भी हो सकती है, एनर्जी इंक्रीजेस बाय 20% का मतलब E डैश इक्वल टू 1.2e लिखोगे आप। ओके जी। तो अगर उसने बोला होता मोमेंटम इज इंक्रीज बाय 100%, ये क्वेश्चन करते हैं भाई, बातों बातों में मुझे पॉइंट समझाना है यहां पर, एक्चुअली इंक्रीज बाय 100% तो 2p हो जाएगा यार। अगर उसने बोला होता मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 200% तो 200% वाले केस में वो अपना p तो था ही, साथ में 100% इंक्रीज हुआ तो p आया ना। 200% होता तो यहां 200 आता, नीचे 100 आता, 2p आता, 2p आता, ओवरऑल क्या आ जाता, 3p आ जाता। बात को समझो, अगर वो कहता है मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 100% तो मतलब नया मोमेंटम 2p हो गया। मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 200% तो नया मोमेंटम 3p हो गया। मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 400%, 400% बढ़ा दिया तो नया वाला क्या आ जाता, 5p आ जाता। वो साइड पे जो नोट करवाया है उसको नोट करके रखना बढ़िया से, उल्टा भी हो सकता है। मोमेंटम इज डिक्रीज्ड बाय 20%, डिक्रीज बाय 20% में बीच में माइनस आता, ये p माइनस 0.2p होता तो p डैश 0.8p बचता। सोचो, मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 20% मतलब 1.2p बन गया। मोमेंटम इज डिक्रीज्ड बाय 20% मतलब 0.2 कम हो गया, 0.8p बचेगा। p माइनस 0.2p 0.8p बचेगा। बाकी 2-4 क्वेश्चन और करेंगे तो क्लियर होगा ये पॉइंट। तो एक तो ये वाली बात ध्यान रखना। बाकी आते हैं अब क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे आओ, मोमेंटम 1.2p हो गया कह रहा है, जो सिचुएशन थी। एनर्जी में परसेंटेज चेंज मांग रहा है। अब हमें पता है एनर्जी p²/2m होती है। अब नई वाली एनर्जी क्या होगी, देयरफॉर जो नई वाली एनर्जी है वो होगी नया वाला मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2m। तो एनर्जी p²/2m है, नई वाली एनर्जी p²/2m है। p डैश तो हमने निकाल लिया है, p डैश की वैल्यू पुट कर दो मेरे भाई तो E डैश आ जाएगा p डैश का स्क्वायर। p डैश है 1.2p का स्क्वायर, नीचे है 2m। इसको जब मैंने सॉल्व किया तो E डैश इक्वल टू आ गया भैया 1.2 का स्क्वायर कर लो तो 1.44 आएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है, 1.44। साथ में क्या आ गया, p²/2m। अब ये जो p²/2m है ये पुरानी एनर्जी है, p²/2m। यहां से मैंने लिखा E डैश इक्वल टू 1.44 पुरानी एनर्जी। ओके, अब बात को समझो, ये 1.44e आ गया, 1.44e। यार अगर 1.3p था तो 30% राइज है, 0.5p था तो 50% राइज है, 0.4 होता तो 40% राइज होता। यहां पे 1.44 है, 1.4 होता तो 40% इंक्रीज होता। ये 1.44 है तो भैया डायरेक्ट बोल रहा हूं, एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 44%। अगर मोमेंटम 20% बढ़ाते हो तो एनर्जी कितने टाइम्स इंक्रीज हुई है, 44%। इट इज इंक्रीज्ड बाय 44%। बना कर रखना इन क्वेश्चंस को, काम आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट निकाल देने आपने, डायरेक्ट बिल्कुल। एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 44%। ओके, क्वेश्चन को पलटा के करते हैं, मोमेंटम नहीं। अगर वो कहता है एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज चेंज इन इट्स मोमेंटम। लिख लो जी क्वेश्चन, इफ एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम। हमने यहां मोमेंटम में 20% चेंज किया था, अब एनर्जी में
20% चेंज करते हैं, मोमेंटम का चेंज मांग लेते हैं। तो देखो जी ध्यान से, हमने बोला इफ, सवाल है इफ एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो सवाल ये है व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन पी। कुछ भी नहीं, ई से स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले पी का फार्मूला बना के रख लें। जब मुझे एनर्जी चाहिए थी तो E इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m यूज करूंगा ना। जब मुझे मोमेंटम चाहिए, एनर्जी गिवन है, तो P चाहिए ना, P इक्वल टू रूट 2m यूज करूंगा। कर लिया भाई, फार्मूला तो वही है, P इक्वल टू रूट 2m E। ओके जी, कहता है एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, तो नई वाली एनर्जी क्या हुई, 1.2 E हुई। नई वाली एनर्जी कितनी हुई, 1.2 E। ठीक है जी। अब नया वाला मोमेंटम क्या हुआ, फिर यह हुआ रूट 2m डैश। यहां से P डैश कितना आ गया, यह आ गया रूट 2m, जो E डैश है ये हो गया 1.2 इंटू E। ओके जी, यानी यहां से जो P डैश है ये आ गया, 1.2 को अलग कर देता हूं और रूट 2me को अलग कर देते हैं। तो यहां से P डैश इक्वल टू कितना आ गया, 1.2 रूट 2me। ये P है। अब इसका क्या करना पड़ेगा तुम्हें भैया, रूट निकालना पड़ेगा। रूट 1.2 का क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, रूट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब 1.2 का रूट निकालना मुश्किल हो जाएगा भैया, कैलकुलेटर से निकाल देता हूं। ठीक है, 1.2 का हमने क्या निकाला, रूट निकाला। आप निकालो, देखते हैं कौन निकालता है। मेरे से पहले निकाल लेते हो कि नहीं निकाल लेते हो, निकाल ही लिया होगा अब तक। हमें किसका रूट निकालना है, 1.2। तो 1.2 का बेटा जी अगर मैंने रूट किया तो ये आएगा, दोबारा करते हैं, रूट 1.2। तो 1.2 का रूट किया, ये आ गया 1.095। रूट 1.2 आएगा 1.095। तो इसको मैंने लिखा यार, P डैश इक्वल टू 1.095 P आ गया। अब ये 1.095 P का मतलब क्या हुआ, इसको देखो, 0.09 अगर 1.1 होता बेटा तो 10% राइज होता। अब ये 1.095 है, 0.1 का मतलब 10%, 0.09 का मतलब 9%, तो 9.5% के करीब राइज हुआ है। ठीक है, तो हम यहां पे कहेंगे मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 9.5%। बात को समझो, 0.095 अगर ये होता 1.1 तो 10% राइज, ये 1.09 है ना, तो 10 से नीचे चले गया ना, तो ये 9.5% के करीब राइज हुआ है इसमें। तो इसको देख लेना जी। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत 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 जरूरी हैं। एक या दो क्वेश्चन और कराऊंगा बस, उसके बाद अगली बात पे चल रहे हैं। एक क्वेश्चन जो मैं कह रहा था, बाकी फिर आपके असाइनमेंट में लगे हुए हैं ना बेटा, आपके असाइनमेंट में लगे हुए हैं, वो कर लेना। एक दो क्वेश्चन शायद जब आपको लास्ट में जब लेक्चर खत्म होगा तो उसके बाद भी कुछ न्यूमेरिकल्स 8-10 इकट्ठे जो मैं करवा देता होता हूं, जो हमने नया सिस्टम शुरू किया है, उसमें भी इस टाइप का एक आधा न्यूमेरिकल और लगा दूंगा। अभी फिलहाल एक न्यूमेरिकल और कराते हैं इस पे बेस्ड। देखना, मैंने क्वेश्चन दिया कि इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 200%, लो मोमेंटम कितना इंक्रीज करवा दिया भैया, 200% इंक्रीज करा दिया। इफ मोमेंटम इज इंक्रीज्ड बाय 200%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन एनर्जी। अब आपने कहां से स्टार्ट करना है, P डैश से स्टार्ट करना है यार। 200% बढ़ा दिया मेरे भाई, तो P डैश मतलब 3P हो गया। वो जो अभी मैं समझा रहा था उसको देख लेना।
200% बढ़ाने का मतलब P डैश इज इक्वल टू 3P। ओके जी, अब एनर्जी जो है, पुरानी वाली एनर्जी क्या होगी, P स्क्वायर बाय 2M। तो नई वाली एनर्जी क्या होगी, P डैश स्क्वायर बाय 2M। यहां से नई वाली एनर्जी क्या होगी, P डैश कितना है, 3P। P डैश इज इक्वल टू 3P। तो यहां पे भाई 3P का हमने कर दिया स्क्वायर, नीचे आ गया 2M, ये बन गया E डैश इक्वल टू 9P स्क्वायर बाय 2M। ये चीज हो गई एनर्जी, देयरफॉर E डैश इक्वल टू 9E। 9E का मतलब 800% राइज। देख भाई, इस 9E में E तो पहले ही था, नया क्या आया, 8E आया। 8E का मतलब 800% राइज हुई है, एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 800%। 800% का क्या हुआ है, राइज हुआ है। अब इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे और आपको आते ही रहेंगे बेटा जी। तो यार ये न्यूमेरिकल्स जो हैं ये करते रहना, ठीक है, इसको करो, अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, एक दो मैंने स्टार्टिंग दी। एक और बात कर लो जिससे आपके न्यूमेरिकल्स और बढ़िया तरीके से होंगे। यार ये वर्क पावर एनर्जी वाला इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, 5 to 6 लेक्चर्स में मैंने निपटा देना है। ओके जी, 5-6 लेक्चर में निपट जाएगा। न्यूमेरिकल्स साथ के साथ आएंगे कुछ मेरी तरफ से, बाकी आपको दे रखे आपने करनी है। न्यूमेरिकल पे फोकस है इस चैप्टर में भाई, थ्योरी इसमें बहुत कम है, छोटा सा चैप्टर है, लेकिन इसमें से न्यूमेरिकल बहुत आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उस पर थोड़ा सा फोकस है, तो ध्यान देना। एक टॉपिक है वो भी न्यूमेरिकल वाला ही है, टॉपिक छोटा सा है, स्कूल एग्जाम में भी आ जाता होता है, डेरिवेशन करा रहा हूँ, छोटी सी डेरिवेशन है, बढ़िया है, लेकिन बेसिकली न्यूमेरिकल्स के लिए करा रहे हैं यार। अगली हेडिंग डालना, अगली हेडिंग डालना, थोड़ा फास्ट मोड में हम वर्क एनर्जी थ्योरम बेटा जी। तो अगली बात है वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, वर्क हो गया, एनर्जी भी हो गई। एनर्जी का मतलब बेटा यहां पे काइनेटिक एनर्जी है। अब हमने कंसंट्रेट किस पे कर रखा है, काइनेटिक एनर्जी पे कर रखा है, तो यहां पे एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी है। तो अगली बात होगी वर्क एनर्जी थ्योरम। अब ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या चीज है बेटा, सिंपल सी कहानी है, लिख लो स्टेटमेंट। ये कहता है अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम the work done on an object is equal to change in its kinetic energy। सिंपल सी बात, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि द वर्क आराम से करो इसको, डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू change in its kinetic energy बेटा जी। वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन kinetic एनर्जी। यार किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप वर्क करते हो तो उससे उसकी kinetic एनर्जी में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। यानी वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन इट्स kinetic एनर्जी, यानी वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, यानी कि वर्क डन इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। मतलब कि वर्क डन इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ओके, ऐसे करके इसको लिख सकते हैं मेरे भाई, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, या वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, न्यूमेरिकल्स में बड़ी काम आती है। कई बार तो कई ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं जो नॉर्मल तरीके से नहीं निकल रहे होते, हम इससे निकलवा देते हैं। ओके जी, तो इसको देख लेना। बाकी इसका छोटा सा क्या है, प्रूफ है, वो भी लिख ही लो लगे हाथों, प्रूफ में लिख लो, आ जाता है यार कई बार प्रूफ कि लेट अस कंसीडर an object of mass
m, having initial velocity u। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी मास m है, इनिशियल वेलोसिटी u है। तो लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m having initial velocity u is acted upon by a force। उस पे क्या लगाया, कुछ फोर्स लगाया, such that its speed changes to v। मान लो उस पे कुछ देर के लिए कुछ फोर्स लगा और उसकी स्पीड चेंज होकर कितनी हो गई, u से v हो गई। बेटा फोर्स लगा होगा तो फोर्स के कारण एक्सेलरेशन लगी होगी, तो स्पीड तो चेंज होनी थी। अच्छा, जब फोर्स भी लग रहा है, स्पीड भी है, तो हो सकता है मूव भी कर रहा हो, तो उस दौरान वर्क तो फिर कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमारे पास एक मास है जिसका वेलोसिटी इनिशियल u थी, u से क्या हो गई, अब v हो गई, क्योंकि उस पर हमने क्या लगाया था, फोर्स लगाया था। ओके जी, अब आपको पता है आल्सो द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एज, अगर तो फोर्स कांस्टेंट है तो सीधा निकाल देते होते हैं, लेकिन अगर वेरिएबल फोर्स है तो इंटीग्रेशन वाला फंडा बताया वो आपको लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था। अब हम मान के चल रहे हैं फोर्स वेरिएबल है, क्योंकि हमें कौन सा गिवन है कि फोर्स कांस्टेंट है। तो द वर्क डन का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू dx। मान लो उसने डिस्टेंस कहां से कहां कवर किया, x1 से लेकर x2 तक कवर किया, तो ये आ गया f dx आ गया। अब बेटा अगर मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर दूं तो f की जगह क्या लिख सकते हैं, m इंटू ए लिख सकते हैं। यहां पे आ गया dx। जब तक dx है तब तक तो लिमिट मुझे किसकी चाहिए, x की ही चाहिए। अब इसको थोड़ा सा अगर हम और आगे बढ़ाते हैं तो ये बन जाता है m, a की जगह मैं dv बाय dt लिख सकता हूं और ये dx लिख सकता हूं। ध्यान से सुनना, m तो m ही है, a की जगह dv बाय dt कर दिया, dx पहले से ही था तो था। अगली बात, अगर अब मैं इस चीज को देखता हूं ध्यान से, dx बाय dt, अब dx बाय dt तो वेलोसिटी है या स्पीड है, तो dx बाय dt वेलोसिटी है या स्पीड है, तो वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ m, चलो चल ही रहा है, dx बाय dt मेरे भाई v हो गया, और ये dv तो लगेगा ही लगेगा। अब ये ना कन्वर्ट हो गया, x से v में चले गया, तो लिमिट है अब x की नहीं लगा सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन जब मैं करूंगा अब तो विद रिस्पेक्ट टू क्या होनी है, v होनी है। तो इसलिए यहां तक तो ठीक है, dx शो हो रहा था, चल यहां तक भी ठीक है यार, लेकिन अब वेलोसिटी के टर्म्स में है तो मुझे वेलोसिटी की लिमिट लगानी पड़ेगी v1 से लेके v2 तक, लेकिन वो तो गिवन ही है, वेलोसिटी की जो लिमिट है v1 यानी इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो वेलोसिटी की लिमिट तो वैसे ही पहले दे रखी थी कि u से लेकर v तक इसकी क्या होनी है, वेलोसिटी होनी है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा और लिख दूं तो ये लिमिट थी v1 से लेकर v2 तक, m बाहर आएगा मेरे भाई, ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ v dv, लिमिट v1 से लेकर v2 तक। इसको थोड़ा यहां करके लिख देते हैं, ये बन जाएगा w इक्वल टू m इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू v। ओके, तो ये बन रहा है इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू v, v1 से लेकर v2 तक। ध्यान देना, w इक्वल टू m इंटीग्रेशन ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू v क्या होती है जी, v स्क्वायर बाय 2, लिमिट कहां से कहां तक, v1 से लेकर v2 तक, लेकिन v1 u है और v2 v है, वहां पे हम बता रहे थे आपको। तो w इक्वल टू मेरे भाई क्या आ गया, हाफ बाहर लिखो, m तो वैसे ही बाहर है, अपर लिमिट v स्क्वायर, लोअर लिमिट u स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा वर्क डन। अब थोड़ा सा इसके साथ कंपेयर कर लो, यहां पे वर्क डन किसके इक्वल है, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये भी कितना आ गया, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लेकिन हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर क्या होता है, ये होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम भी इसको क्या लिखता है, हम लिखता है इसको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और आगे क्या लिखता है, हम आगे लिखता है हेंस प्रूव्ड।
तो यहां से हम स्टार्ट करता है और एंड यहां तक पहुंचता है, और एंड क्या कहता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मेरे भाई वर्क डन किसके इक्वल आ गया? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल आ गया। ये थी आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम, न्यूमेरिकल के लिए कराई है। स्कूल एग्जाम में खैर इसका प्रूफ भी छोटा सा सिंपल सा आ जाता होता है, बट मेन फोकस विल बी ऑन न्यूमेरिकल। तो इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स इस लेक्चर के साथ अटैच होकर आपको मिल रहे हैं। उन न्यूमेरिकल्स को समझना जरूर। जब वो न्यूमेरिकल करते हो तो न्यूमेरिकल आते ही बेटा वीडियो रोक दिया करो, न्यूमेरिकल को पढ़ा करो, समझा करो, सोचा करो, उसके बाद ऑन किया करो, सोल्यूशन मैं कर दूंगा, फिर से रोको, फिर से करो, ऐसे करके मतलब थिंकिंग पावर डेवलप करनी है यार। अब मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा, मेरा क्या है, मैं तो सारी असाइनमेंट सॉल्व करके भेज दूंगा, लेकिन उससे बात नहीं ना बनेगी। तो आपको थिंकिंग पावर डेवलप करनी है। तो न्यूमेरिकल जब मैं सॉल्व करके भी भेज रहा हूं ना, उनको क्या करो, रोको, सोचो, न्यूमेरिकल आपके सामने आ जाता है, पढ़ो, उसके बाद फिर उसका सॉल्यूशन देख लो, फिर देखो। ऐसे करके 8-10 न्यूमेरिकल हर लेक्चर के बाद मैं लगा के भेजे ही करूंगा, जो न्यूमेरिकल वाले टॉपिक होंगे। तो होपफुली इसका फायदा होगा। बाकी ये कि न्यूमेरिकल्स पे फोकस रखो, असाइनमेंट जितनी दे रखी है निपटाते चले जाओ, निपटाते चले जाओ। हाँ जी बेटा, तो यार लेक्चर 2 में आपने जो भी टॉपिक किए उस पर रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हो जाए। तो अब हम कर रहे हैं वर्क पावर एंड एनर्जी लेक्चर 2। ओके जी, लेक्चर 2 में बेसिकली हमने किसके कंसेप्ट किए? एनर्जी के कंसेप्ट है, एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशन, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है भैया। अब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी तो कुछ नहीं होता कि एनर्जी कैन बी कंजर्व्ड। ये अगर नहीं भी किया है इसमें हमने, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन अपने आ जाएंगे, देख लेना जी। वर्क एनर्जी थ्योरम चलो ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, क्या था ये कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो देखो यार एक एक करके क्वेश्चन जरा। फर्स्ट ही क्वेश्चन है, ये तो मेरे ख्याल से इस टाइप का कर ही लिया आपने। द एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेस बाय 19%। सिंपल है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसकी एनर्जी 19% डिक्रीज कर गई। यार डिक्रीज करी है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा, ध्यान से देखना। वो कह रहा है कि जो एनर्जी है वो 19 टाइम डिक्रीज कर गई, यानी 81% बच गई। 100 में से 19 निकाल दो, 81 आएगा। तो एनर्जी 19% कम हुई है, यानी 81% बची ना। तो इसको लिखोगे 0.81 E। अब ये सोच लो तुमने कैसे किया, मैंने तुम्हें सिखा दिया सारा कि E डैश शुड बी इक्वल टू 0.81 E। व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। अब लीनियर मोमेंटम में परसेंटेज डिक्रीज मांग रहा है। अब P इक्वल टू होता है √2mE। देयरफॉर जो P डैश होगा, P डैश वो होगा √2mE डैश। ओके जी। अब यहां से क्या आ जाएगा, P डैश इक्वल टू, करवा दिया यार, ये तो रट लो इस टाइप के क्वेश्चन, 2mE डैश। E डैश की जगह क्या लिखोगे, 0.81 E। अब ध्यान से सुनना, P डैश इक्वल टू √2mE को अलग कर लो या √0.81 को अलग कर लो। अब अगर इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व √0.81 को करके देख लो भाई कैलकुलेटर से, मैंने कैलकुलेटर से किया है, यह आ जाएगा 0.9 आ जाएगा। ठीक है, 0.9 आ जाएगा। और ये √2mE क्या है, ये पुराना मोमेंटम है। ये देखो P इक्वल टू √2mE। अब सॉल्व बेटा कैलकुलेटर से कर लिया मैंने, 81 का वैसे ही पता है कि रूट कितना आएगा, 9 आएगा, 0.9 आ जाएगा। देयरफॉर अब ध्यान से सुनना, P डैश कितना आ गया, 0.9P। अब यार ये 1 से कितना कम है, 0.1 कम है ना, यानी कि 10% का, 0.1 का मतलब 10% का डिक्रीज हो गया हुआ है। ध्यान से देखो, बस इन चीजों को ध्यान से जज करना अगर सीख लिया तो ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट और चुटकियों में हो जाएंगे।
तो हम यहां पर कहेंगे कि मोमेंटम, देयरफॉर मोमेंटम डिक्रीजेस बाय, डिक्रीज हुआ ना, बाय 10%। ठीक है जी, उसने भी परसेंटेज ही मांगी थी, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स लीनियर मोमेंटम। तो आंसर भी सही आ गया, लेकिन इस क्वेश्चन को समझो यार, इंक्रीज वाले मैंने बोर्ड पे करा दिए थे, ये डिक्रीज वाला भी चलो अपने आप आ ही गया। तो इस क्वेश्चन को समझो, सिंपल ही था लेकिन ध्यान देने वाला। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड है कि रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट अ बॉय। एक भैया मैन है, ठीक है, एक बॉय है, कहता था रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट अ बॉय ऑफ हाफ हिज मास। मैन का मास अगर m है तो बॉय का मास कितना लेना है, m/2 लेना है। और पहली लाइन फिर से पढ़ो, द रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी दैट अ बॉय। जो मैन की एनर्जी है वो बॉय की एनर्जी की आधी है इस वक्त। फिर कहता था मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड। मैन अगर अपनी स्पीड को, इस वक्त मान लो इसकी स्पीड v है, इस वक्त v है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ मैन। इस वक्त इसकी भी कुछ स्पीड रही होगी, वो वेलोसिटी ऑफ बॉय। कह रहा है कुछ देर बाद अगर मैन अपनी स्पीड, मैन की नई स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड से बढ़ा देता है एंड देन हैज द सेम एनर्जी एज द, उसके बाद दोनों की एनर्जी आपस में क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। व्हाट वर द ओरिजिनल स्पीड्स ऑफ मैन एंड बॉय। ओके, तुम्हें फाइंड क्या करनी है, ओरिजिनल स्पीड ऑफ मैन एंड ओरिजिनल स्पीड ऑफ बॉय। अब ये बेटा अपनी पहली इक्वेशन बन रही थी, इसको जरा कंप्लीट करते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपनी पहली इक्वेशन बन रही थी एनर्जी ऑफ मैन यानी हाफ m Vm² शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ बॉय बाय 2। अब यहां पर हाफ आएगा, ठीक है जी, और यहां पर हाफ मास ऑफ द बॉय m/2 है, ठीक है जी, हाफ m/2 इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉय। चलो अभी हमें जानकारी नहीं है सारी। अब यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं, काफी चीजें कट रही हैं। पहले तो ये हाफ का हाफ बाहर के बाहर ही काट दो, ठीक है जी, एक m और एक m भी कट रहा है, ये बन रहा है Vm² इक्वल टू Vb² बाय 4 आ रहा है। यहां से जो Vm है वो Vb बाय 2 आ रही है। एक तो ये बात बन गई। आल्सो आगे वो कहता है अगर स्पीड बढ़ा देता वो अपनी, तो दोनों की एनर्जी इक्वल हो जाती। तो बाद की स्थिति ये है कि बाद में जो मैन की वेलोसिटी है, मास तो उसका वही रहा, उसकी वेलोसिटी क्या कर दी हमने, Vm प्लस 1 कर दी। तो हाफ m Vm प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब दोनों की एनर्जी आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब बॉय की एनर्जी की इक्वल है, बॉय की एनर्जी हाफ मास ऑफ द बॉय आ रही है, मास थोड़ी चेंज हो जाएगा, इनटू वेलोसिटी ऑफ बॉय का स्क्वायर। अब यहां से m और m हाफ और हाफ तो वैसे ही कटे। अब ये बन गया जी Vm प्लस 1 का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू Vb², ठीक है जी, Vb का स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं चेक करता हूं, ये बन गया Vm प्लस 1 इक्वल टू Vb बाय √2। अब Vb और Vm में वैसे अपने पास रिलेशन है भाई, Vm इज इक्वल टू Vb बाय 2 है, या Vb इक्वल टू 2Vm है। Vb की जगह अगर आप 2Vm पुट कर देते हो तो यहां से बन जाएगा Vm प्लस 1 इक्वल टू Vb की जगह क्या पुट कर दिया हमने, Vb की जगह हम पुट करेंगे 2Vm, 2 इंटू Vm, नीचे क्या आ गया √2, ये √2 कट गया भाई।
अब वी एम इधर √2 VM है, इसको इधर ले आओ, थोड़ी सी जगह बची है, अब इसी का इस्तेमाल करते हैं भाई। Vm √2 VM, इसको उधर ले गए, ये 1 बचा, वो बचा √2 -1, यहां आ गया Vm, यहां से Vm इक्वल टू आ गया, यानी वेलोसिटी ऑफ मैन आ गई आपकी 1 डिवाइडेड बाय √2 की वैल्यू होती है 1.414 -1, तो ये आ गई 0.414। अगर मैं 1 को डिवाइड कर दो भाई 0.414 से, तो याद है कि 2.415, इट विल कम आउट टू बी 2.415। तो मेरे हिसाब से 2.415 आ रही है, यहां से 2.414 आ रही है, तो एक पार्ट का आंसर आ गया भाई, दूसरे पार्ट का भी मेरे ख्याल से अब आ ही जाएगा, बाकी इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग। ठीक है जी, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ जी बेटा, देखो जी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वाइल कैचिंग ए क्रिकेट बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, मास दे रखा है क्रिकेट बॉल का 200 ग्राम, ओके, केजी में इसको कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, कर लेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लें। मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी कितनी रखी है 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। द प्लेयर ड्रॉज हैंड बैकवर्ड थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस दिया 20 सेंटीमीटर, फाइंड द वर्क डन इन कैचिंग द बॉल, एक तो निकालना है वर्क डन, आगे भी कुछ बोल रहा है, द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल, ऊपर से निकालना है फोर्स। देखो बेटा पहले चल रहा था फिर रोक दिया, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी, वर्क डन की बात कर रहा है, तो मेरे हिसाब से बढ़िया सबसे रहेगा इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, हो जाना चाहिए इससे। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बेटा ½ mv² - u², ओके। वर्क डन इक्वल टू ½ m × v² - u², वर्क डन इक्वल टू हाफ, मास कितना था भाई 200 ग्राम, ओके, 200 को 1000 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इनटू फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 20, 20 का स्क्वायर 400 लिख देता हूं अभी, तो डायरेक्टली चेक करते हैं, 1 2 1 2 3, उधर 400 ही बचेगा, 0 तो 0 है, ये भी कट ही जाना है, ओके, ये 2 भी कट ही जाना है, आंसर मेरे ख्याल से -40 जॉल। अब भैया एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो आंसर वर्क डन नेगेटिव तो आना ही आना था, मगर वो आंसर उसने 40 दे रखा है, चलेगा 40 जॉल, ठीक है भाई, ओके जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे बेस्ट थी बेटा, और भी तरीके हैं लेकिन उलझते रहते हैं उसमें। अब वर्क डन तो आ गया, आगे क्या कह रहा है, फोर्स, फोर्स फोर्स फोर्स, वर्क डन इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर दो भाई, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, निकालना क्या है फोर्स, यहां से फोर्स इक्वल टू वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन आ गया 40, डिस्प्लेसमेंट कितनी दे रखी थी 20 सेंटीमीटर, 20 इंटू 10⁻⁻² इक्वल टू, ये तो यही काट देता हूं यार, 2 -2 ऊपर जाके 2 0 ले जाएगा, 200, आंसर न्यूटन में, बिल्कुल सही जी। फोर्स कितना आ गया 200 न्यूटन आ गया भाई, सही क्वेश्चन था, क्या लगा दिया आपने यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी। तो देखते जाओ, नोट करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन इफ इट इज एबल टू कवर अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखो भैया पेंडुलम, पेंडुलम होगा तो पेंडुलम की बॉब भी होगी, ये पेंडुलम से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहेंगे, तो ये है हमारा पेंडुलम। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द बॉब ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन, ये होती है भाई मीन पोजीशन, और जहां तक तुम इसको लेके जाते होते हो वो होती है इसकी एक्सट्रीम पोजीशन, ठीक है जी। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ बॉब एट इट्स मीन पोजीशन इफ इट इज एबल टू कवर अ वर्टिकल हाइट ऑफ 10 सेंटीमीटर। अगर आप इसको
10 सेंटीमीटर वर्टिकल हाइट तक लेकर गए थे, तो वहां से जब छोड़ोगे तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी निकालो। सिंपल है यार, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या लगेगा, एनर्जी लगेगा। इस जगह पर इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। जब वहां से नीचे मीन पोजीशन पे आएगा ना, मीन पे बेटा पोटेंशियल जीरो होती है, यहां पर सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो हमारे हिसाब से इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हाफ mv² इक्वल टू mgh लगाना है, m ने m यहीं कट जाना है, v इक्वल टू रूट 2gh आ जाना है। और अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, रूट 2g को हम 10 ही ले लेंगे और h कितनी दे रखी थी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, h 10 सेंटीमीटर दे रखी थी, तो 10 सेंटीमीटर को क्या कर दोगे, 0.1 लिखना पड़ेगा, 0.1 लिख दिया। देखते हैं आंसर आने के चांस है। 0.1 आ गया आंसर, तो भैया रूट 2 आ गया। ये 10 इंटू 0.1 तो 1 हो गया। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414। ओके, अगर 9.8 से लेते तो शायद पूरा 1.4 आ जाता, लेकिन चलो चलेगा। 1.414 स्पीड आ गई मीन पोजीशन पे। बेटा सैंपल क्वेश्चन है, पेंडुलम वाला क्वेश्चन आता रहेगा। परसेंटेज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, परसेंटेज चेंज इन एनर्जी एंड मोमेंटम के बीच में रिलेशन आती रहेगी, करते रहना पड़ेगा। अगला सवाल देख लो। अगला सवाल कहता है कि बॉल एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर की हाइट से, जो कि पहले रेस्ट पर थी, यानी उसके पास उस हाइट पे तो कुछ वेलोसिटी नहीं थी। तो बॉल एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 12 मीटर। 12 मीटर की ऊंचाई से एक बॉल को छोड़ा, कहता नीचे टक्कर लगती है, एंड इट लूजेस 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन स्ट्राइकिंग। ओके, टक्कर लगी तो 25% एनर्जी लूज कर दी उसने। ठीक है जी। एंड बाउंसेस बैक, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और एक क्या पॉइंट करनी थी, फाइंड द हाइट अप टू विच इट बाउंसेस बैक। ओके, जाहिर सी बात है उतनी हाइट पे तो चढ़ नहीं पाएगी। अब यार इस जगह पे इसके पास कितनी एनर्जी थी, mgh थी। ठीक है नी। जब यहां पर टक्कर लगी, टक्कर लगने के बाद भी उसके पास एनर्जी कितनी थी, mgh ही थी, क्योंकि सारी एनर्जी कन्वर्ट हो गई होगी। लेकिन जब टक्कर लगी तो 25% एनर्जी लूज कर गया, यानी टक्कर लगने के बाद जब ये ऊपर चढ़ने लगा तो इसके पास एनर्जी बची 0.75 mgh। बात को समझो, करने के बहुत तरीके, डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां mgh थी, रेजिस्टेंस कुछ दे नहीं रखा एयर का, सारी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, लेकिन रहेगी तो mgh के इक्वली। अब उसके बाद टक्कर लगी और उसकी स्पीड में कमी आ गई, एनर्जी में भी कमी आ गई। कितनी कमी आई, 25%। तो यार बची कितनी, 0.75 बची। तो इस जगह पर चढ़ने से पहले इसके पास एनर्जी थी कितनी, 0.75 mgh। यही एनर्जी इसकी नई पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी। अब नई पोटेंशियल एनर्जी में अगर ये हाइट h डैश है तो ये होगी mgh डैश हो जाएगी। बात को समझो। तो टक्कर लगने से जस्ट बाद, यानी जब इसने चढ़ना स्टार्ट किया तो इसके पास एनर्जी थी इनिशियल की 75%, और वही इसकी नई पोटेंशियल एनर्जी बन गई। तो मेरे हिसाब से, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, mgh डैश इज इक्वल टू 0.75 mgh। m से m काटा, g से g काटा, तो h डैश होना चाहिए 0.75 ऑफ h। 0.75 ऑफ h का मतलब 0.75 ऑफ 12। अब करके देख लो यार, मैं तो कैलकुलेटर से करके देख रहा हूं। 0.75 इंटू 12 किया तो 9 मीटर आ गया। सही है भाई, आंसर आ गया 9 मीटर। तो दिस इज योर आंसर। ओके, मैं बोल रहा हूं क्वेश्चंस वैसे ही करा रहे हैं आपको, एक सैंपलिंग है, सैंपलिंग, लेकिन करने पड़ते हैं। कैसे कैसे चीजों को
इन्वॉल्व कर लेते हैं या इन्वॉल्व कर सकते हैं, करने पड़ते हैं। तो बेटा हो गया, चेक कर लेना इसको, बाकी रोक के देख लेना इसको। अब हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है द स्ट्रिंग ऑफ ए पेंडुलम इज 2 मीटर लंबी। स्ट्रिंग है पेंडुलम की, फिर से पेंडुलम टाइप क्वेश्चन आ गया। 2 मीटर लंबी स्ट्रिंग ऑफ अ पेंडुलम इज 2 मीटर लंबी। द बॉब इज पुल्ड साइडवेज सो दैट द स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल। अब इसको इतना खींचा, इतना खींचा, इतना खींचा कि वो कह रहा है हॉरिजॉन्टली हो गई। बॉब ऑफ द पेंडुलम इज पुल्ड साइडवेज सो दैट इट बिकम्स हॉरिजॉन्टल। जब भैया हॉरिजॉन्टली हो गई तो यहां से यहां आ गई, तो इसका मतलब इसने कितनी हाइट कवर कर ली? पहले यहां थी, यहां थी, अब इसका मतलब इसने हाइट कितनी कवर कर ली? 2 मीटर कवर अप कर ली, ठीक है जी। तो 2 मीटर ही हाइट ले गया फिर तो ओके। अब आगे कहता है उसके बाद इसको छोड़ दिया। द बॉब इज पुल्ड साइडवेज सो दैट इज स्ट्रिंग बिकम हॉरिजॉन्टल एंड देन द बॉब इज रिलीज्ड। व्हाट इज द स्पीड विद विच द बॉब अराइव्स एट द लोएस्ट पॉइंट? यहां पर लोएस्ट पॉइंट पे इसकी क्या चाहिए? स्पीड चाहिए। एज्यूम दैट 10% ऑफ इनिशियल एनर्जी इज डिसिपेटेड। 10% एनर्जी का लॉस भी हुआ है। अब बेटा सिंपल सी कहानी है इसमें, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी लगा रहा हूं। यहां पे उसके पास एनर्जी है mgh, और जब ये नीचे पहुंचा तो 10% एनर्जी का लॉस हो गया। यानी एट लोएस्ट पॉइंट उसके पास जो एनर्जी बचनी है तो वो काइनेटिक एनर्जी, लेकिन वो कितनी होगी? 90% ऑफ mgh होगी, यानी 0.9 टाइम्स mgh होगी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv² होती है। काइनेटिक एनर्जी की जगह तो लगा दिया हाफ mv²। ये कितनी होगी? 0.9 mgh। ये बन गया v। हाँ जी बेटा, अब इसको सॉल्व कर लो यार, कुछ ना रहा इसमें। ये हो जाएगा v² इक्वल टू 2v ऊपर जाएगा, 0.9 भी जाएगा, g की जगह 10 कर देते हैं। h कितनी थी? h मेरे ख्याल से थी 2। ओके, यहां से बेटा g v² इक्वल टू कितना हो गया? 0.9 का तो ये हो गया, ठीक है। आ गया आंसर, मुझे लग रहा है 6 आना चाहिए ना। 0.9 इंटू 10, 9 हो गया, 2 4 9 चौके 36 आ गया। v कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड। तो यार कुछ भी नहीं है, आपको एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी आना चाहिए, एक वर्क पर एनर्जी आनी चाहिए। ये दोनों कई बार कंसेप्ट ऐसे ब्रह्मास्त्र है ना कि और कुछ ना लग रहा हो तो वर्क पावर एनर्जी का ये कंसेप्ट लग जाता है कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ओके, एक दो क्वेश्चन और कराएंगे अभी यार। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है अ लाइट एंड अ हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम, विच वन हैज ग्रेटर। यार ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, आ जाता होता है, बहुत बार आता है। अब हमें पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है यार? p² / 2m। बात किसकी कर रहे हैं? मोमेंटम निकालने की बात कर रहे हैं, ठीक है। मोमेंटम हमें चाहिए, तो मैं मोमेंटम का फार्मूला बना देता हूं। मोमेंटम इक्वल टू कर देता हूं √2me कर देता हूं, ठीक है जी। अ लाइट एंड ए हैवी बॉडी हैव इक्वल मोमेंटम विच हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। यार एनर्जी निकालनी थी, यहीं से हो जाना था, तो मोमेंटम यहां से होना था। E इक्वल टू p² / 2m है, मोमेंटम सेम है तो वो तो कांस्टेंट है, वो दोनों का कट ही जाएगा। तो अगर मोमेंटम बेटा कांस्टेंट हो, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए जो चीज कांस्टेंट हो ना, जब रेशियो निकालोगे तो कैंसिल ही हो जाएगी। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है सिंपली, ठीक है जी। अब क्योंकि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ रहा है, जिसका मास ज्यादा उसकी एनर्जी कम, जिसका मास कम उसकी एनर्जी ज्यादा। तो विच वन हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी? तो ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? जिसका मास कम होगा, इनवर्स है ना। तो आंसर क्या आ गया? लाइटर बॉडी हैज ग्रेटर के ई। अब देखो आंसर इसमें क्या क्या ऑप्शन दे रखी है। लाइट बॉडी, इसका आंसर मेरे ख्याल से ए ही है। लाइट बॉडी हैज ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी।
तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे भाई। एक और क्वेश्चन देखो, कह रहा है 2 masses of 1 gram and 4 gram are moving with equal kinetic energies। क्या कहना चाहता है? 2 masses हैं, एक है 1 ग्राम और दूसरा है 4 ग्राम, और मूविंग विद इक्वल किनेटिक एनर्जी। देखो एनर्जी दोनों की सेम है। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक लीनियर मोमेंटम, देखो भैया ये अब यहां वाले से होना था √2m है ना, अब उसने ये इक्वल कर दिया ना, तो मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m जाएगा। बस देख 2 कांस्टेंट है, जब रेशियो निकालोगे कटेगा, E वैसे इक्वल कर दी, P प्रोपोर्शनल टू √m आ जाएगा। देयरफॉर P1 बाय P2 इक्वल टू √m1 बाय √m2, मतलब P1 बाय P2 इज इक्वल टू √m1 बाय √m2, √m1 बाय m2, बेटा 1/4 कर दो, √1 है वो 4 है, ये 1/2 है, यानी कि 1:2 आंसर आना चाहिए। द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द लीनियर मोमेंटम, आंसर आना चाहिए P1 रेशियो P2 का 1:2 आंसर। ए ऑप्शन दे रखी है, नहीं सी ऑप्शन, तो दिस इज योर आंसर भाई। ओके जी, अब इसके बाद एक और क्वेश्चन चल देख लो, ये फिर से उसी टाइप का आ गया मुझे लग रहा है कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेस बाय 0.1%। ओके, सॉल्यूशन में हमने लिखा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 0.1%। यार 0.1 नहीं, ये 10% में 0.1 आता था, 0.1 में 0.01 आएगा। मैं जानबूझ के खोल के अब करा ही नहीं रहा, डायरेक्ट करा रहा हूं। तो यहां पे सिचुएशन ये है कि जो E डैश है, E डैश इट इज 1.01 टाइम्स। देखो ये 1% है ना, तो 0.01 आएगा, तो 1.01 टाइम्स ऑफ इनिशियल एनर्जी। ठीक है जी, इफ काइनेटिक एनर्जी बॉडी इंक्रीज 0.1 है ना, तो 0.1 इंक्रीज में 0.01 लगना है। परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम पूछ रहा है। अब मोमेंटम इक्वल टू क्या था? √2me। तो नया वाला मोमेंटम क्या आएगा? √2me डैश। ओके, ये बन जाएगा √2me डैश है 1.01 E। अब यहां से यार P डैश इक्वल टू कितना आ गया? P अलग कर देता हूं, √2me पर P कर दिया। अब यहां पे आएगा बेटा 1.01। निकाल लो अपना कैलकुलेटर भैया, हम भी कैलकुलेटर से ही √0.101 करके देख लेते हैं। अब कौन करता रहेगा इसको? 0.101 ये बन गया भैया, √0.101 किया हमने, तो ये आ गया हमारे पास 0.101। नहीं 0.101 नहीं करना था, 1.01 करना था। हम भी कहें आंसर गलत कैसे आ गया? √1.01 किया हमने, तो आंसर आ गया 1.0049। 1.0049 आ गया, 1.0049 P। तो यार ये बन रहा है तुम्हारा P डैश इज इक्वल टू कितने परसेंट इंक्रीज आ रहा है? ये अप्रोक्सीमेटली 5 लिख देते हैं, 1.005 P कर देते हैं। देख भाई, अब देखते हैं, पता नहीं मुझे डाउट सा हो रहा है आंसर आ रहा है कि नहीं। अगर तो ये 0.1 होता 10%, यहां पे 0.01 है ना, ये 0.01 से भी आगे चले गया यार, ये 1% से भी कम चले गया। देख 1% था तो ये आंसर आना था, इसका आंसर आ रहा है 0.05 आएगा। ठीक है ना, 1 से भी नीचे चले गया ना, 1% से भी नीचे चले गया, तो इसका आंसर आना चाहिए 0.05%। बात को समझो, अगर 5% चेंज होता, कितना? 5%। देखो 10% चेंज में वो 1.1 लगता, अगर 5% चेंज होता मान लो,
तो ये लगता 1.05 लगता। बात को समझ, 10% पे 0.1 लग रहा है ना, अब 0.1 का था 0.05 होता, अगर 5% होता तो 0.05, अगर 0.5% होता तो ये लगता 1.005। ठीक है, 1.005, तो अपना आंसर क्या आ रहा है 1.005 आ रहा है, तो मेरे ख्याल से आंसर आना चाहिए था 0.5%। ठीक है, ये क्या होना चाहिए यार, 0.5% होना चाहिए। ठीक है, बाकी एक बार चेक कर लेना यार, बाकी इसको एक बार क्या कर लेना, चेक कर लेना। अब लेक्चर 2 में इतनी क्वेश्चंस, ठीक है, मेरी तरफ से इतनी रही, बाकी आप लोग ट्राई करो और उसके बाद फिर डाउट्स के साथ मिलते हैं आपको लाइव क्लास में। ठीक है, ये थोड़ा सा बेटा नया सिस्टम शुरू किया है, कुछ क्वेश्चन 8-10 क्वेश्चन तो साथ के साथ में अब करवा के ना अटैच करके दे दिया करेंगे बोर्ड पे कराने में। जो बोर्ड पे कराने लायक है वो बोर्ड पे ही कराऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थोड़ा जल्दी हो जाते हैं, क्वेश्चन सामने आ जाता है, हो जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर में थोड़ा सा दिक्कत है, इसको कंफर्म करना है यार अपने आप करके जैसे कराएं। ठीक है जी, बाकी चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद, बाय बाय।